Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept takeover versus acquisition. और इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और स्टडी करेंगे हम आज के लेक्चर में, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्विजिशन। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट के डिफरेंस क्या है एक्विजिशन में और टेक ओवर में। जब हम टेक ओवर और एक्विजिशन की बात करते हैं तो बिजनेस वर्ल्ड में ये एक कॉमन अकरेंस है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप की कंपनीज हैं वो एक दूसरे को टेक ओवर करती रहती हैं, एक दूसरे को एक्विजाइज करती रहती हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, टेक ओवर और एक्विजिशन दोनों ही टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, यानी कि लगभग एक जैसा समझ लिया जाता है टेक ओवर को और एक्विजिशन को, लेकिन इन दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस रहता है हमेशा। इन दोनों वर्ड्स को हम एक ही कैटेगरी पर मेजर नहीं कर सकते, दोनों को हम एक ही वर्ड नहीं कह सकते। जब इनके कॉन्सेप्ट के इम्प्लीमेंट करने की बात आती है बिजनेस वर्ल्ड में, तो एक माइन्यूट सा एक स्लाइट सा डिफरेंस रहता है जिसके बेसिस पर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या वो डिफरेंस है? पहले हम बात करते हैं अबाउट द टेक ओवर। टेक ओवर क्या है? इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्विजिशन that occurs when a company takes control of another company without the acquired firm's agreement, and the takeovers that occur without permission are commonly called hostile takeovers। यानी जब हम टेक ओवर की बात करते हैं तो ये एक्विजिशन की एक स्पेशल फॉर्म होती है, और इसमें क्या करती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंप्लीटली परचेज कर लेती है, उस पर कंप्लीटली कंट्रोल कर लेती है, वो भी बिना फर्म के एग्रीमेंट के, यानी कि वो ना चाहे उसके बावजूद भी क्या करती है, वो टारगेट कंपनी को कंप्लीटली एक्वायर कर लेती है, उसे कंप्लीटली परचेस कर लेती है, उसके ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल कर लेती है। और जब बिना परमिशन के आप टेक ओवर को फॉलो करते हो तो इसे हम बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। पॉइंट क्लियर हो गया? लेकिन जब हम एक्विजिशन की बात करते हैं तो हम इसको फ्रेंडली टेक ओवर के नाम से भी जानते हैं, और ये तब अगर होता है जब टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी कंपनी को परचेज करने की परमिशन दे देते हैं टू द एक्वायरिंग कंपनी, यानी कि जो एक्वायरिंग कंपनी है वो टारगेट कंपनी को उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन के बेसिस पर एक्वायर करती है, यानी कि दोनों के होते हैं प्रॉपरली एग्री होते हैं ईच एंड एवरी टर्म्स एंड कंडीशंस, तब जाकर एक्वायरर कंपनी क्या करती है, टारगेट कंपनी को परचेज कर लेती है या उस पर अपना कंप्लीटली कंट्रोल कर लेती है। तो ये एक तरीके का फ्रेंडली टेक ओवर होता है जिसको हम एक्विजिशन का नाम देते हैं। जबकि जब टेक ओवर की बात करते हैं तो टेक ओवर में क्या होता है, बिना कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन के या उनके बिना एग्रीमेंट के, फर्म की एग्रीमेंट के, जो एक्वायरर कंपनी है वो टारगेट कंपनी को कंप्लीटली टेक ओवर कर लेती है या परचेज कर लेती है। तो ये एक माइन्यूट डिफरेंस होता है टेक ओवर के अंदर और एक्विजिशन में। पॉइंट क्लियर हो गया, डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्विजिशन। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं एक्विजिशन के? इससे पहले लेक्चर में हमने इसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है। क्योंकि जब हमने एडवांटेजेस को डिस्कस किया था तो देयर वर अ लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ एक्विजिशन, जैसे इट इज इंक्रीजिंग योर रेवेन्यू, एंड व्हेन योर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग देन इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर इनकम। तो कुल मिला के जब आप अपनी इनकम को, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते हो, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हो और मार्केट के एक लार्ज शेयर पर अपना कब्जा करना चाहते हो, उसे कैप्चर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हो, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डिफरेंट फर्म्स इन दिस वे। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम एक्विजिशन की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे हिचेस हैं, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है वो डिसएडवांटेजेस? सो वी कैन डिस्कस दीज डिसएडवांटेजेस वन बाय वन एज फॉलोज। द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज कल्चर क्लैसेस। जब हम एक्विजिशन की बात करते हैं तो एक्विजिशन से पहले ईच एंड एवरी कंपनी इज हैविंग इट्स ओन डिस्टिंक्ट कल्चर। हर कंपनी का अपना एक अलग कल्चर होता है जो उनके इंसेप्शन के टाइम से लगातार डेवलप होता रहता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो जो एक्वायरिंग कंपनी है उसके अपने कल्चर है, जो टारगेट कंपनी है उसके अपने अलग कल्चर है,
तो जब इनका एक्विजिशन होता है तो इनके कल्चर्स एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कंपनी के जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। इसके साथ साथ जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि हर किसी के काम करने का जो तरीका होता है, द वर्किंग वे है, वो उनके कंपनी के कल्चर पर डिपेंड करता है। और जब कंबाइंड होती हैं, जब उनके ऑपरेशंस कंबाइंड होते हैं, तो उस केस में काम करने के तरीके अलग अलग होने की वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, या फिर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनमें प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है जैसा कि एंटिसिपेट किया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। द सेकेंड ड्रॉबैक और सेकेंड लिमिटेशन इज डुप्लीकेशन। क्या मतलब है डुप्लीकेशन का? जब दो कंपनीज, वो भी सिमिलर बिजनेस की, एक दूसरे के साथ में कंबाइन होती हैं, तो यहां ड्यूटीज के रेफरेंस में एम्प्लॉयज डुप्लीकेट वे में एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दो सिमिलर टाइप के बिजनेसेस हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स एक बिजनेस के अंदर है, वही डिपार्टमेंट्स दूसरे बिजनेस के अंदर होगा। तो जब उनकी एक्टिविटीज़ को मर्ज किया गया तो क्या होगा, दोनों डिपार्टमेंट्स जब काम कर रहे हैं तो उनके वर्क में क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन आ जाएगा। और इस डुप्लीकेशन का रिजल्ट क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है वेजेस पर, वो बढ़ जाएगी। तो इट विल कॉज एक्सेसिव कॉस्ट ऑन वेजेस। इससे रिजल्ट क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर्टिकुलर कॉस्ट को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए जॉब्स को कट करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि जहां उसको डुप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा वहां वो एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देगी। और जब एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा और उनकी जॉब को कट किया जाएगा, तो इससे जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बचे हुए हैं, उनका मोरल लगातार डाउन होता चला जाएगा। और उनका मोरल डाउन होने से जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होती चली जाती है। ये भी इसका एक ड्रॉबैक रहता है। क्लियर? नाउ वी कम टू द थर्ड वन। The very third one is that is the conflicting objectives. The two companies which are involved in the acquisition may have distinct objectives because they have been operating individually before. जब मैं दो पर्टिकुलर डिफरेंट कंपनीज की बात करता हूँ जो एक्विजिशन में इन्वॉल्व हैं, तो जो उनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट रहे होते हैं। और जब वो कंबाइन होती हैं तो ये ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि ओरिजिनल कंपनी थी, उसका ऑब्जेक्टिव था कि इट वांट टू एक्सपेंड इन न्यू मार्केट्स एंड वांट टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। जबकि जो एक्वायर्ड कंपनी है या जो टारगेट कंपनी है वो अपनी कॉस्ट को कट करने का ऑब्जेक्टिव फॉलो कर रही थी। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है। लेकिन जब क्या होगा, दोनों कंपनीज को मर्ज किया, जब दोनों कंपनीज को एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करेगी, तो उस केस में क्या होगा, उनके ऑब्जेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक्विजिशन के एफर्ट में रेजिस्टेंस क्रिएट होंगे जो आपके एफर्ट्स को अंडरमाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाइल एक्विजिशन इज फॉलोड। द नेक्स्ट वन इज द पुअरली मैनेज्ड बिजनेसेस। समटाइम्स the most suitable company may acquire a target company with lower efficiency if not advised by experts। यानी कि अगर एक्सपर्ट से सलाह नहीं दी जाती है तो उस केस में कभी कभी एक बेटर परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी मार्केट में वो ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लेती है जिसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। और जब वो ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो इसकी वजह से इसकी खुद की जो एफिशिएंसी है वो भी कम होने लगती है। तो हम इस कंडीशन में बोलते हैं पुअर मैनेज्ड बिजनेसेस। तो जब ऐसी कंपनी को एक्वायर किया जाता है जिसकी वजह से एफिशिएंसी डाउन हो रही है, तो ये एक्विजिशन किसी भी काम का नहीं रह पाता है। तो इसी वजह से एक्विजिशन को फॉलो करते समय ये ध्यान देना जरूरी है कि जिस कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो कहीं वो लोअर एफिशिएंसी के साथ में वर्कआउट तो नहीं कर रही है। द नेक्स्ट वन इज द प्रेशर ऑन सप्लायर्स। सबसे बड़ा प्रेशर पड़ता है सप्लायर्स के ऊपर। प्रेशर कैसे पड़ता है? जब एक एक्विजिशन को फॉलो किया जाता है तो जो सप्लायर्स की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के बेसिस पर एक्विजिशन के बाद कंपनीज को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करने की कैपेसिटी उनकी नहीं होती है।
वो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सप्लाईज प्रोवाइड करनी है या मटेरियल्स जो भी प्रोवाइड करने हैं वो उन्हें वो प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक्विजिशन से पहले कंपनी का साइज कुछ और था, लेकिन एक्विजिशन के पास कंपनी का साइज लार्ज हो जाता है और उस लार्ज साइज के लिए उन्हें लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स, लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज और लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल सप्लाईज की रिक्वायरमेंट होती है, जो उनके सप्लायर्स टाइम पर अवेलेबल कभी कभी नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज द ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज क्या होती है? कभी कभी एक्विजिशन के बाद ब्रांड इमेज को भी नुकसान पहुंचता है। एक्विजिशन में हर्ट द इमेज ऑफ द न्यू कंपनी और डैमेज द एग्जिस्टिंग ब्रांड। जो एक नई कंपनी की ब्रांड को फॉलो किया गया है तो एक्विजिशन उस इमेज को खत्म कर सकता है, हर्ट कर सकता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसको भी हर्ट कर सकता है। मान लीजिए कंपनी है ABC कंपनी, उसने XYZ कंपनी को एक्वायर किया और एक्वायर करने के बाद अब कंपनी केवल ABC के नाम से ही वर्कआउट करेगी, यानी कि जो XYZ कंपनी है उसका जो ब्रांड इमेज है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है, अब उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है। तो कुल मिला के ये क्या करती है? ब्रांड इमेज को भी हर्ट करती है। तो अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचना है तो एक्विजिशन या डील से पहले ही ये इवेल्युएट कर लेना चाहिए कि वेदर द टू ब्रांड्स शुड बी केप्ट सेपरेट और दे मस्ट बी मर्ज्ड विद ईच अदर, कि दोनों ब्रांड्स को अलग अलग तरीके से वर्कआउट करना मार्केट के अंदर, या फिर उन्हें एक ब्रांड में कन्वर्ट करना चाहिए, जिन दोनों में से जो बेनिफिशियल सिचुएशन होती है उसी पर वर्कआउट करती है ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्विजिशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज ब्रांड इमेज कहीं ना कहीं हर्ट होगी ही। ओके, एंड द लास्ट नेक्स्ट वन इज द क्रिएट कंफ्यूजन विद इन मार्केट प्लेस। इट ऑलवेज अकर्स। जब कभी भी एक्विजिशंस फॉलो किए जाते हैं मार्केट के अंदर तो ये हमेशा एक मार्केट प्लेस में कन्फ्यूजन की कंडीशन को क्रिएट करते हैं, खास तौर से कंज्यूमर्स के बीच में, क्योंकि कंज्यूमर्स को लगता है कि जो प्रोडक्ट्स उन्हें उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा था, जो सर्विस उन्हें मिल रही थी, क्या एक्विजिशन के बाद भी उन्हें वही सर्विसेज मिल पाएंगी। ये कन्फ्यूजन उनके माइंड में हमेशा रहता है, क्योंकि दे आर वेरी अनसर्टेन इन द फ्यूचर अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। एक अनसर्टेनिटी रहती है उनके माइंड में कंपनी के ऑपरेशंस को लेकर फ्यूचर में, इसी वजह से वो सर्विसेज को लेकर हमेशा डाउट करते रहते हैं और हमेशा कन्फ्यूजन में होते हैं अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्विजाइज कर लेती है उस केस में। ओके, एंड द लास्ट वन इज द टू हाई अ कॉस्ट। तो व्हेन एन एक्विजिशन स्ट्रेटजी डजंट गो एज प्लान्ड, जैसा कि प्लान किया गया है, अगर एक्विजिशन स्ट्रेटजी उसी तरीके से फॉलो नहीं होती है तो उस केस में क्या होगा? जो इसकी कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, बहुत फास्ट वे में और स्टीप वे में, बिल्कुल स्टीप वे में और क्विक वे में इसकी कॉस्ट लगातार बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जैसा प्लान किया गया है, अगर वैसे आपका एक्विजिशन कंप्लीट हो जाता है तब तो कोई बात नहीं है एंड इट इज़ ओके, तब तो कॉस्ट आपकी मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे लेट होते चले जाते हो एक्विजिशन में, जैसे आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग अगर एक्विजिशन फॉलो नहीं होता है तो उस केस में आपकी कॉस्ट लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती है और जो आपने इनिशियल वे में प्रोजेक्शन कर रखा है उससे भी ज़्यादा ये कॉस्ट एक्सीड कर सकती है। ये भी इसका एक लिमिटेशन रहता है व्हेन एक्विजिशन स्ट्रेटजी इज फॉलोड। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्विजिशन स्ट्रेटजी। ओके, थैंक यू।